हेलो एंड वेलकम। तो बच्चों, तुम लोग की प्लानिंग की तैयारी हो गई होगी। अब आज जो हम लोग का क्लास है वो मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन पे है। दैट वन इज द ऑर्गेनाइजिंग। एक्चुअली बच्चों, पता नहीं कुछ ऐसा सेटअप हुआ है कि टॉपिक ऊपर का नहीं आ रहा है। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। अभी अगर तुम लोग को याद होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो पढ़ा था तुम लोगों ने मिस्टर हेनरी फ्यूल का, तो उसमें उन्होंने एक बात बोली, जो कोई भी बिजनेस प्रोवाइड करता है हर एक यूजफुल थिंग अपने बिजनेस के फंक्शनिंग के लिए, हाँ, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि तुम्हारा मशीन, जैसे कि तुम्हारे टूल्स, जैसे कि पर्सनल मतलब यहाँ पे कर्मचारी। ठीक है। ये सारी चीजें जब कभी भी एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके प्रोवाइड कराता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को, तो वो चीज ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को देखें तो इट कैन बी डिफाइंड as identifying, grouping different activities in the organization and bringing together the physical। अब फिजिकल में जैसे अब रॉ मटेरियल हो गया, है ना, अब जैसे तुम्हारा मशीन हो गया, अब फिक्चर्स एंड फर्नीचर्स हो गए, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज। एंड फाइनेंशियल, है ना, कैश, जो फ्लोटेशन ऑफ मनी है, कैसे कोई चीज की परचेजिंग होगी, थ्रू कैश होगी। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट वन इज द पर्सनल, टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि जब कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है तो उस वक्त उसको ये आइडेंटिफाई करना होगा और एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करनी होगी जो कि रिलेटेड होती है फिजिकल, फाइनेंस और पर्सनल से। हाँ, और जब इन तीनों चीजों को प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व करते हैं तब वहां पे उस इंटरप्राइज का, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक गोल अचीव होता है। और ये करने के लिए एक प्रॉपर मैनर में एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। दैट वन इज द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, हम ऑर्गेनाइजिंग करते क्यों हैं, उसके लिए हमको 7 पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा। फर्स्ट वन इज द बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। क्या होता है, ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क, है ना भाई, डिपार्टमेंटेशन और डिवीजन ऑफ वर्क इज द मेन फोकस बाय ऑर्गेनाइजिंग, है ना। और डिवीजन ऑफ वर्क अगर हो गया तो क्या है कि डिवीजन ऑफ वर्क होने की वजह से एक ही काम एक पर्सन बार बार करता है, हर रोज करता है, कई साल करता है ना। तो क्या होता है कि वहां पे उसको उस काम के लिए स्पेशलाइजेशन हो जाता है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकता है, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटेशन कर दिया गया, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया गया, जिसकी वजह से जो पर्सनल है, जो वर्कर है, वो उसको जो काम असाइन किया गया वो वही काम करेगा, ना कि ए का काम बी कर लेगा या बी अपना ही काम कर रहा। तो क्या हुआ, ऐसे बी का काम 2 लोग कर रहे हैं तो क्या हुआ, वहां डुप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे डुप्लीकेशन होने का कोई भी चांस नहीं होता। तो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन अडॉप्शन टू चेंज। अब अडॉप्शन टू चेंज कैसे है कि भाई ड्यू टू क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ ग्रुपिंग, वहां पे क्या है, वो अपने अपने एरिया से रिलेटेड है। अब अपने एरिया से रिलेटेड है तो वहां पे उनको उस काम के लिए जो कोई भी नया चीज आ रहा है एनवायरनमेंट में या कंपटीशन में, वो अडॉप्ट करना इजी है। ना कि अगर मार्केटिंग में कोई एक ऐसा सेगमेंट आ गया जो कि नए तरीके से करना चाहिए, अब वो फोर्सली फाइनेंस को तो नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो वो काम मार्केट डिपार्टमेंट के ऊपर इम्पोज होगा, ना कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी वो चेंज को अडॉप्ट करना होगा। इज इट क्लियर? देन द क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्या है कि पर्सन को मालूम है, जो वहां वर्क कर रहा है, जो मैनेजर्स हैं, वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुझे अपना काम किसको ऑर्डर करना है और किससे ऑर्डर लेना है ना। whom he can give the order and by whom he receive the order. Is it clear?
ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या है कि भाई जब डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो गया, कोई भी काम कोई भी दूसरे का नहीं कर रहा, जिसको जो काम असाइन है क्लियर वे में क्लैरिटी है वो वही काम कर रहा है, मालूम है कि मुझे किससे ऑर्डर लेना है, मुझे किसका ऑर्डर रिसीव करना है ना। तो जब ये सारी चीजें हैं तो वहां पे क्या है, जो एक्टिविटी है वो प्लान्ड वे में हो रही है, और जब प्लान्ड वे में हो रही है तो वहां यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, बाई क्लियरिटी ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग रिलेशनशिप। तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एफिशिएंसी डे बाय डे इम्प्रूव से इम्प्रूवर होती जाती है। देन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि मैनेजर जो है वो अपना कुछ काम अपने सुबॉर्डिनेट को दे देता है ठीक करने के लिए। जब वो अपने सुबॉर्डिनेट को काम दे दिया तो वहां पे उसके पास अब समय है नई स्ट्रेटेजी बनाने की, नए मेथड को फाइंड आउट करने की, किस तरीके से हम टाइम बचा के कॉस्ट को कम करके काम जल्दी कर लें। अब आता है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस वही है जो कि अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। दैट वन इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही यही है कि प्लान अगर हो चुका है पहला फंक्शन मैनेजमेंट का, तो उसके बेसिस पे उसे ये मालूम है कि मुझे कौन कौन से डिपार्टमेंट की नीड है, मुझे कौन कौन से यूनिट की नीड है, मुझे उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय की नीड है ना। तो ये क्या हो गया, दैट वन इज द डिवीजन ऑफ वर्क। ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या है भाई, ये एक प्रॉपर क्राइटेरिया, सेम एक्टिविटी की चीजें सेम ग्रुप में रख देना, है ना, और सेम फंक्शन को सेम जगह पे प्रोवाइड कराना। ये क्या हो जाता है, ग्रुपिंग द जॉब और डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या हो गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना। जैसे कि अब मार्केटिंग है, मार्केटिंग में क्या करना, एडवर्टाइजिंग करना, कंज्यूमर कंसंट्रेट करना कि कंज्यूमर का क्या सेटिस्फेक्शन हो सकता है, किस तरीके से कंज्यूमर को हम ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, है ना। कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेटजी देखना, है ना। ये सारी चीजें क्या है हमारी सेम फंक्शन में आती हैं। अब अगर हम डिविजनल की बात करें, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाया जाता है। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग पतंजलि ग्रुप को, है ना, बाबा रामदेव के। वहां पे देखो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मेडिसिन भी आती हैं, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं कि हम कॉस्मेटिक्स अलग कर दिए, मेडिसिन अलग कर दिए, ग्रोसरी अलग कर दिए, तो ये क्या हो गया, अलग अलग एक डिपार्टमेंट बन गया। हाँ, तो ये क्या हो गया, डिविजनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस। अब आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। भाई केवल डिपार्टमेंटेशन या फिर उसका ग्रुपिंग या फिर डिवीजन ऑफ वर्क ही कर देना एनफ नहीं होता है, वहां पे उसको उसके काम करने की ड्यूटी भी देनी होती है। काम मिल गया तो अब हमारी होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें अपने काम को कहाँ रिपोर्ट करना है। दैट्स मीन कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप जो है इज डिफाइंड बाय द अथॉरिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि भाई हमने काम कर लिया, उस काम का अब हमको बताना होगा कि काम ऐसे हो गया, कितना बाकी है, या अप टू द मार्क हो गया, है ना। तो ये हो गया भाई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जो कोई भी किसी भी जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डिफरेंट लेवल के नेटवर्क को डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जब कभी भी मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क का परफॉर्मेंस होता है,
उसको एक नेटवर्क में डिफाइन करना। कैसे उसका रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं? पीपल, वर्क और रिसोर्सेज को लेके। ठीक है, अब अगर हम कहें स्पन ऑफ मैनेजमेंट, स्पन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? स्पन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जो स्पन ऑफ मैनेजमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप देता है। कैसे देता है? जैसे कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज और सबॉर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाई वन मैनेजर, और हाउ मेनी सबॉर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाई वन सुपीरियर, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ऑन होल देखना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से हो सकता है, एक तो फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। जैसे कि अभी मैंने तुम लोगों को बताया था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम फंक्शन वाइज ग्रुपिंग करते हैं या डिवीजन करते हैं या डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। जैसे कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, है ना। तो ये क्या है? फंक्शन के बेसिस पे डिवीजन करना। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है, तो वहां पे हम उसके प्रोडक्ट वाइज डिवीजन कर देते हैं। तो वो क्या होता है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी हमने तुम लोग को बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर में जो डिविजनल पॉइंट है उसको हम कैसे देख सकते हैं? उसको हम कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग देख सकते हैं, मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग देख सकते हैं, ग्रोसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग देख सकते हैं। अब हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई एक्टिविटी और जॉब आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शन और द जॉब, है ना। जैसे कि जितनी भी तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है उसको अब कहाँ पे हम स्ट्रक्चर में डालेंगे? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में। जितनी भी तरह की मार्केटिंग रिलेटेड चीजें हो रही हैं उनको हम किस में दे सकते हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। जैसे कि देखते हैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे सबसे टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, देन द मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद हमारे उसको अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर पर किए हैं तो उसका डिवीजन कुछ इस तरीके से होगा, फाइनेंस, मार्केटिंग, परचेज, प्रोडक्शन। अब इनका काम क्या होगा? ये डिवीजन ऐसा हुआ क्यों है? फाइनेंस का डिपार्टमेंट इसलिए बना क्योंकि वहां पे वो एक्टिविटी को डिजाइन किया जा रहा है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड है, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है। अब मार्केटिंग, मार्केटिंग में वो सारे काम को हम जॉब को कंसीडर कर रहे हैं जो कि एडवर्टाइजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर सर्विसेज और रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड है। परचेज डिपार्टमेंट में हम वो सारी एक्टिविटी कंसीडर कर रहे हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ इनपुट एंड रिकॉर्ड मशीनरी, रिकॉर्ड ऑफ परचेज, है ना। ये सारी चीजों की जो एक्टिविटी है वो परचेज डिपार्टमेंट कंसीडर कर रहा है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में अब क्या क्या चीज कंसीडर हो रही है? प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। नाउ लेट्स सी। फर्स्ट एडवांटेज इज स्पेशलाइजेशन। एक ही काम को करते करते वो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे ये देखिए, उसके पास एक ही तरीके के काम है और हर डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट भी होता है, जिस वजह से वहां पे स्पेशलाइजेशन डे बाय डे इम्प्रूव होता जाता है। इजी सुपरविजन क्या है कि भाई जो काम हम रोज कर रहे हैं, रोज एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे हमें सुपरवाइज करना आसान होता है। वहां पे हम इजीली कोई भी टास्क को डिफाइन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। देन इजी कोऑर्डिनेशन क्या है कि जब हर एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया को, प्रॉपर एक जॉब डिजाइन को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही दे दिया गया, तो वहां पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स का जो पोजीशन है वो काफी कुछ कम हो जाता है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके काम कर सकते हैं। इफेक्टिव ट्रेनिंग, इफेक्टिव ट्रेनिंग क्या है कि ये लिमिटेड नीड ऑफ ट्रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि एक ही काम को रोज रोज किया जाता है और यही इन्हीं एडवांटेजेस में से ही
वही पॉइंट कहीं ना कहीं आगे चल के डिसएडवांटेज भी बन जाते हैं। नाउ देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे कि डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब भाई डिपार्टमेंट वाइज डिवीजन हो गया, अब वहां पे मेन कंसंट्रेशन हो गया कि हम अपने डिपार्टमेंट का अच्छा रिजल्ट ला सकें, है ना। कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जरूर कम कर दें, लेकिन डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट है उस पर कंसंट्रेशन हो जाता है। डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब क्या है भाई, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कहीं किसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में फेल्योरेंस आ जाती है गोल को अचीव करने में, तो वहां पे क्या है, इसको हम प्रॉपर एक चेन में देखें तो क्या है, मार्केटिंग पे आएगा भाई, सेल कैसे कम हो गई, सेल इसलिए कम हुई क्योंकि प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हुआ। अब प्रोडक्शन कहेगा भाई हमको तो रॉ मटेरियल ही अच्छे तरीके से नहीं मिला, प्रॉपर नहीं मिला, या अच्छे क्वालिटी का नहीं मिला। अब परचेज डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट कहेगा हमको तो बजट ही सही से नहीं मिला, है ना। तो ये क्या है, एक पूरे तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से गोलमाल एक्टिविटी हो जाती है। इनफ्लेक्सिबल, ये एक इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर कोई पूरे तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या पूरी तरीके से मार्केटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो मार्केट डिपार्टमेंट में कैसे फाइनेंस का एक्टिविटी कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाता है, एक केस ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपने सेल पे किसी तरीके से डिस्काउंट दे दिया, तो अब वहां पे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कहेगा ये आपने कैसे कर दिया भाई, इससे तो ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू कम हो जाएगी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाए। स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जब कभी भी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, तो वहां पे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर ये डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से डिवीजन किया गया। जैसे कि अभी मैंने पतंजलि के एग्जाम्पल लेके चल रहे थे हम लोग, हाँ, जैसे कॉस्मेटिक के लिए एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, और वहां पे इससे एक ज्यादा भी हो सकता है भाई। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, जैसे कि हम 3 प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं कि अगर 3 प्रोडक्ट है तो उसका डिपार्टमेंट कैसे होगा। हाँ, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, ग्रोसरी डिपार्टमेंट। ठीक, अब इन सारे डिपार्टमेंट के खुद अपने एक फंक्शनल लेवल पे डिवीजन होगा, जैसे कि फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। फिर वैसे ही मेडिसिन में भी फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एंड सेम वे इन द ग्रोसरी। ठीक, अब इसका अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो क्या है, एडवांटेज डिविजनल स्ट्रक्चर में ज्यादा है। क्या है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है, प्रोडक्ट वाइज डिवीजन होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन होता है। फास्ट और क्विक डिसीजन मेकिंग लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, कोई किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अपने फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन और मार्केटिंग है, और मेडिसिन का अलग है, ग्रोसरी का अलग है। अब ये नहीं कि ग्रोसरी को फाइनेंस चाहिए तो वो कॉस्मेटिक के पास आ रहा है, नहीं, वो सबके लिए अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी नहीं है, और डिपेंडेंसी नहीं है तो वहां पर डिसीजन मेकिंग लेना आसान है। अकाउंटेबिलिटी, अब ये क्लियर कट है भाई, अगर मेडिसिन डिपार्टमेंट का सेल डाउन हो रहा है या फिर कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का सेल डाउन हो रहा है, वो इज रिस्पॉन्सिबल। क्या उसके लिए ग्रोसरी रिस्पॉन्सिबल है? क्या मेडिसिन का सेल डाउन हो रहा है तो उसके लिए कॉस्मेटिक रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, उसके लिए वो डिपार्टमेंट इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब जब कभी भी जहां भी डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होती है और फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर कोई एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है तो वहां पे एक नया डिपार्टमेंट बनाने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का ऑप्शन ज्यादा बेटर होता है। डिसएडवांटेज में कॉन्फ्लिक्ट एक जो है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर का। क्या है वो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेके। हाँ भाई, कहना कि हमारे यहाँ
जो है वो कम बजट दिया जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज कम अरेंज किए जा रहे हैं। अब उस वजह से क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। देन प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, अपने अपने केवल प्रोडक्ट पे ही फोकस करता है डिपार्टमेंट, और ना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे फोकस कर पाता है। बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ये डिफरेंस नहीं है, वो तुम लोग को एक साथ बताने के लिए मेरे पास जगह कम है, इस वजह से ऐसे लिखा है। अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या है, ये एक इंटेंसली क्रिएटेड होता है। हमें पता होता है कि भाई हमें फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ही बनाना है, हमें मार्केटिंग की एक्टिविटी देखने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाना है, हमें कोई भी चीज परचेज करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट बनाना है, प्रोडक्शन को मॉनिटर करने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाना है। तो ये क्या है, ये इंटेंसली क्रिएटेड होता है पार्ट। और क्या होता है कि इसका जो अचीवमेंट है, इसका जो पर्पज है, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज है वो फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। देन जो इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल को उसका एक स्पेसिफिक जॉब असाइन किया जाता है। हर एक इंडिविजुअल के पास फिक्स अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है। क्रिएशन, ये क्या है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। क्रिएट अ स्केलर चेन फॉर द कम्युनिकेशन, यानी कि अगर जैसे कि स्केलर चेन में तुम लोगों ने पढ़ा था ना, तो BCDELMNO है ना। अब क्या है कि भाई ई को अगर ओ से कम्युनिकेट करना है तो उसको पहले DCBA देन L देन M देन N एंड देन O के पास आना होगा, है ना। वहां पे गैंग प्लंक होता था जिससे कि हम इमरजेंसी में सीधे कांटेक्ट भी कर सकते थे। तो लेकिन ये क्या है, दैट इज द स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही होता है। और दूसरी बात, ये अगर होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। हाँ, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय की एक साइकोलॉजिकल नीड पूरी होती है। जैसे कि कोई कहीं पे काम कर रहा है, वो अपनी कोई हैप्पीनेस, अपना कोई सैडनेस किसी भी पर्सन से वहां शेयर करना चाहता है तो शेयर करता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कह लें, या फिर किसी भी सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप की बात कर लें, तो एक कोई फिक्स पाथ नहीं है। कोई अगर किसी से डायरेक्ट करना चाहता है कम्युनिकेशन, वो उससे कर सकता है। हाँ, कम्युनिकेट टू एनीवन। हाँ, एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर साथ साथ नहीं लिख रहे थे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो दोनों का ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दें। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस में क्या है कि ये एक सिस्टमेटिक वर्क को जनरेट करता है। देन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इनका मेन फोकस कहाँ होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। ये शॉर्ट फॉर्म जो है ये है ऑर्गेनाइजेशनल। देन नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, जो डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका, पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर वर्क असाइन हो चुका, तो वहां पे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क का कहीं भी चांस नहीं होता। कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं काम को। हाँ, देन द क्रिएशन ऑफ चेन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो है कम्युनिकेशन के लिए एक चेन को लेके ही चलते हैं। हाँ, कोई किसी को ओवरलैप, किसी को आगे करके नहीं जा सकता। देन मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेंट्रेशन होता है वो केवल और केवल ऑफिशियल एक्टिविटी, ऑफिशियल काम को, ऑफिशियल टास्क को लेके होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। डिसएडवांटेज, डिले इन एक्शन, जो स्केलर चेन कम्युनिकेशन का एक पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं वो एक्शन को लेने में जो है डिले हो जाता है। इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की अपनी एक साइकोलॉजिकल नीड होती है। हाँ, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, जिस वजह से एम्फेसिस वर्क्स ओनली, है ना। यही एडवांटेज था, यही डिसएडवांटेज है। केवल और केवल वर्क पे ही कंसंट्रेशन होता है।
जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो डिप्रेस हो जाता है। वहां पे कोई ह्यूमन रिलेशन को प्रायोरिटी नहीं मिलती, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के टैलेंट को प्रायोरिटी नहीं मिलती, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके का उस ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है बहुत ही फास्ट स्प्रेड होता है। फुलफिल सोशल नीड, भाई साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल होता है ना। तो वहां पे क्या है कि सोशल नीड फुलफिल होता है और काफी हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट होता है। करेक्ट फीडबैक, अगर कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ फॉर्मली इन्वॉल्व है तो वहां कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। उस वजह से जो एक्चुअल फॉर्म है किसी भी फीडबैक का वो नहीं मिल सकता। लेकिन वहीं पे अगर इनफॉर्मल तरीके से इन्वॉल्वमेंट है तो वो फ्रेंडली होने की वजह से वो करेक्ट फीडबैक दे सकता है। देन डिसएडवांटेज क्या है कि 70% ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं र्यूमर होता है। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है दे स्प्रेड द र्यूमर्स, नो सिस्टमैटिक वर्क। वहां पे कम्युनिकेशन एक प्रॉपर तरीके से होता ही नहीं है, तो वहां पे सिस्टमैटिक वर्क को अरेंज ही नहीं कर सकते। में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, और इस वजह से उसका नेगेटिव रिजल्ट होता है। मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट रादर देन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो बच्चों आज ये पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हुआ। ऑर्गेनाइजिंग में अब आप लोग का बाकी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड लक।